नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स विद संदीप मानुधन है सेशन नंबर 39 में। फ्राइडे 26 जून। दोस्तों, आज का हमारा सेशन सभी के लिए फ्री रिलीज होगा चैनल पर। सेशन नंबर 32 पिछला रिलीज हुआ था, आज 39 हो रहा है। हर सातवां हम फ्री रिलीज करते हैं। बाकी सब हमारे मेंबर्स के लिए लेवल 3 में अवेलेबल रहता है, यानी लेवल 3, 4 और 5 में। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। यह है हमारे आज के 10 टॉपिक। करंट अफेयर्स में हमारी कोशिश होती है कि 360 डिग्री कवरेज आपको लगातार दें, हफ्ते में 3 बार। बहुत बढ़िया कवरेज होता है। याद रखिएगा, ये सीरीज सभी एज ग्रुप्स के लिए है। एनीवन हु इज अ वेरी क्यूरियस लर्नर, 15-year-old स्कूल स्टूडेंट और 70-year-old रिटायरी, दिस इज द सीरीज फॉर यू, क्योंकि हम इसमें पूरा 360 डिग्री कवरेज कर रहे हैं। आज हम ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे पहले बात करेंगे व्हाट हैपेंड टू दुबई रियल्टी। रियल्टी का मतलब होता है वहां का प्रॉपर्टी बाजार। फिर हम इंडियन इकोनॉमी पे आएंगे। एफपीआई को फिर से मोहब्बत हो चुकी है भारत से, लेकिन डेट पेपर के साथ, स्टॉक्स में नहीं, डेट पेपर में। तो भारत सरकार की प्रतिभूतियों में भर भर के पैसा आ रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी हाल ही में कुछ नियम, कायदे, कानून बदल डाले थे। तो ये सारे एफपीआई दौड़े चले आए, क्योंकि उनको अब इसमें पैसा और प्रॉफिट दिख रहा है। एनवायरमेंट और इकोलॉजी में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चीता की, जो कि नरेंद्र मोदी का पेट फेवरेट प्रोजेक्ट था, उसका स्टेटस अपडेट लिया जाएगा। वेनेजुएला में जो बहुत ही खतरनाक और मारक भूकंप आया है, तो हम थोड़ा गहराई में जाके देखेंगे, लिटरली भूकंप, गहराई, कि ये भूकंप होते क्या हैं, आते कहां से, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। इंडियन पॉलिटी में हम बात करेंगे। ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी को इमाम अली खामेनाई सीनियर के मल्टी डे फ्यूनरल सेरेमनी में पर्सनली आने का न्योता दिया है। यह भारत के लिए एक फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज बन गया है, क्योंकि हमारे इजराइल के साथ और गल्फ के साथ, यूएई के साथ खास तौर पे जो रिश्ते हैं, यूएई और इजराइल दोनों ईरान के जानी दुश्मन हैं। ऐसे में मोदी के लिए और भारत की फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए फूंक फूंक कर कदम रखने वाली बात है। यही होता है फॉरेन पॉलिसी में, हर कदम पर आपको काफी 10 एंगल देख के सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। ग्लोबल पॉलिटी में ईरान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए यह प्रपोजल दे दिया कि एक पैन इस्लामिक वर्ल्ड यूनिटी होनी चाहिए। सभी जानते हैं, पिछले 70 सालों के इतिहास को देखते हुए इस्लामिक देशों के बीच कभी भी एका हो नहीं पाता। या तो वो शिया सुन्नी पर लड़ लेते हैं, या अरब गैर अरब पर लड़ लेते हैं, या तेल गैर तेल पर लड़ लेते हैं, या अमेरिका बीच में घुस के उनको लड़ा देता है। लेकिन ईरान युद्ध के बाद ईरान की विजय ने इस पूरे डायनामिक को बदल के रख दिया है। और ईरान ने क्योंकि ये प्रपोजल दिया पेजेशकियान ने, तो ये बिल्कुल साफ है कि आने वाले 5 सालों में ईरान कितने बड़े खेल खेलने वाला है और कितनी दिक्कतें ईरान के दुश्मनों को पैदा होने वाली है। नीट का रीटेस्ट हो गया, बच्चों ने प्रश्न हल कर लिए, लेकिन नीट खुद पीछे बहुत सारे प्रश्न छोड़ गया। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे टेलीग्राम बैन के संदर्भ में ये जो इंफॉर्मेशन शब्द है, इसका इतना इलास्टिक की तरह अर्थ बदला गया, उसको समझेंगे। जनरल इश्यूज में, अगर आप भारत के नागरिक हैं, क्या सबूत है, क्या आपके पास, दिखाओ जरा सबूत। इस विषय की हम पड़ताल करेंगे कि कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो साबित करता है कि तुम भारतीय हो। देखते हैं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट नहीं ही तो है, कौन सा देखते हैं। वाई एआई फर्म्स आर हायरिंग मोर फिलोसोफर्स। कमाल हो गया, हमें तो बताया गया था ह्यूमैनिटीज बकवास सब्जेक्ट होते हैं, एआई कंपनियां तो फिलोसोफर्स को हायर कर रही हैं। तो ये चक्कर क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, अभी देखते हैं। याद रखिएगा, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट आर एज इंपॉर्टेंट एज स्टेम सब्जेक्ट्स, बोथ गो टुगेदर इन मेंटेनिंग अ हार्मोनियस बैलेंस सोसाइटी, अदरवाइज द बैलेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो यू शुड रियली रिमूव दैट नोशन इन योर हेड इन केस यू आर that only STEM is important. Not at all. I say this being an IIT engineer, तो please take me seriously, please man. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले AI टर्बो चार्जर का जुलाई कोहोर्ट हमारा एनरोलमेंट लॉन्च हो चुका है। आप इसके लिए हमारी साइट turbocharger.billionaires.ai पे जाके सारी जानकारी लीजिए, वहीं एनरोलमेंट की लिंक भी है। बहुत शानदार जून कोहोर्ट के बाद हम ये जुलाई का कोहोर्ट लाए हैं, सारी जानकारी वहां मिलेगी। आज के आज एनरोल करें। अगर आपने एआई में आज तक एक भी कदम नहीं उठाया है, बस ये है वो पहला कदम। मेरे साथ लाइव सुबह 8 बजे से, बहुत मजा आएगा और एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा। आइए जुड़िए, लिंक नीचे दी है कमेंट में।
39 सेशन है, सबके लिए फ्री रिलीज हो रहा है। आज की क्विज भी तैयार है। जितने भी हमारे मेंबर्स नहीं हैं, ये जो लिंक हमने दी है कमेंट में क्विज की, उस पे जाओ। अभी आज जो पासवर्ड वैलिड है वो है सॉल्व क्विज 26, SOLVEQUIZ26। ये कल चेंज हो जाएगा। आप जाके सारी क्विजेस देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन की हर सेशन पर बहुत हाई लेवल की क्विज होती है, तो एक पूरा सॉल्यूशन हम देते हैं। अच्छे से सॉल्व करो, सीखो, आगे बढ़ो। आज की पहली न्यूज अपडेट, दुबई रियल्टी के साथ क्या हुआ। ये तो लिटरली आसमान को छू रही थी और दुनिया में हर व्यक्ति जो बड़ा निवेश करता था वो दुबई 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 का गाना गाता था। लेकिन चीजें एकदम से बदल गई। क्या हुआ और आज हम कहां खड़े हैं? क्या हुआ एक बात पर बरसों का याराना गया। तो दोस्तों, दुबई का जो प्रॉपर्टी मार्केट है, जिसने दुनिया के सारे धन्ना सेठों को आकर्षित कर रखा था कम से कम पिछले 5 से 6 सालों से लगातार, और उसके पहले भी, अब वो काफी ठंडा पड़ गया है। न केवल सेल्स गिर गए हैं, बल्कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी काफी सब्सटेंशियली कूल हो गई हैं। ब्रॉडर जीसीसी कंसर्न बात सिर्फ दुबई और यूएई की नहीं है, जो पूरे 6 देश हैं, जिसमें थे ओमान को छोड़ दें जो दोस्त था ईरान का, सब तरफ अभी अफरा तफरी और आपाधापी का माहौल है। तो ये अफरा तफरी क्यों है? क्योंकि इक्वेशंस चेंज हो गई और अब किसी को नहीं पता कि ईरान इनके साथ आगे क्या करने वाला है। और ये हैं सब ईरान के विरोधी, लेकिन अमेरिका ईरान के करीब जा रहा है और डील करने के लिए आतुर है, और इजराइल उसमें आड़े आ रहा है। इस भयानक अफरा तफरी में कोई नया निवेश करना नहीं चाहता। पीपल आर वेटिंग एंड वॉचिंग। आप समझ गए? दूसरे गल्फ के नॉर्मली रेजिलियंट मार्केट जो थे, मतलब जो सामान्य तौर पर अच्छा करते थे, वहां भी घबराहट के संकेत फैल गए। तो युद्ध कभी किसी का भला करके तो जाता नहीं, ये फिर से साबित हुआ। दुबई की प्रॉपर्टी सेल्स में एब्सोल्यूट टर्म्स में भी गिरावट आ गई दोस्तों, और ओवरऑल प्राइसेस भी काफी गिर गई। बायर्स काफी नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो बहुत महंगे हो गए थे, अब हालात ऐसे हैं कि टूरिज्म लगभग जीरो हो गया है, होटल्स लगभग बंद होने की कगार पे हैं। तो बायर्स की नेगोशिएटिंग पावर रातों रात बहुत बढ़ गई। रातों रात मतलब 4 महीने में, मार्च अप्रैल मई जून। अभी ये क्रैश तो नहीं हुआ है, और कुछ कुछ सेगमेंट में प्राइसेस नहीं भी गिरी हैं, लेकिन एक्चुअली सेलर्स आर लूजिंग सम प्राइसिंग पावर। और दुबई जैसे मार्केट में थोड़ा भी नेगेटिव होना एक नैरेटिव के टूटने के बराबर होता है। और नैरेटिव गया तो सारा खेल फिर एकदम से जाता है। और ये बात शेख को पता है। क्या नाम है भाई दुबई के शेख का, बताओ जरा कमेंट में। लग्जरी विलास, रीसेल होम, जहां कई भारतीयों ने भारी भरकम निवेश कर रखे हैं। भारत के कई बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें यहाँ पद्मश्री और पद्म विभूषण और जाने क्या क्या मिलता है, वो यहाँ आते हैं और फिर दुबई अपने घर चले जाते हैं अपने परिवार के बाद। बीच बीच में आते हैं, फिल्में करते हैं, काफी अच्छे राष्ट्रवाद की बातें वगैरह करते हैं, और फिर तुरंत दुबई निकल जाते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ और जीवन और ये सब भी तो मैटर करता है ना। बहुत पैसा लगा रखा है दुबई, ऐसे कई लोग हैं। प्यारे दोस्तों, ईरान वॉर ने इन्वेस्टर्स को पहले से बहुत ज्यादा गल्फ एक्सपोजर पे कॉशियस कर दिया है। दुबई एक सेफ हेवन सिटी माना जाता था, लेकिन एक बार ड्रोन्स और मिसाइलें सिर पे आ जाएं तो सेफ हेवन का तगमा धूल होने में ज्यादा देर नहीं लगती। दुबई हो, अबू धाबी हो, रियाद हो, दोहा हो, मकसद हो, इन सब के अपने अपने डिमांड के ड्राइवर्स क्वालिटेटिवली अलग अलग होते हैं। जैसे दुबई में इंटरनेशनल बायर्स बहुत ज्यादा हैं, सऊदी में वैसा नहीं है, उनका अपना डोमेस्टिक एक पूरा सिस्टम है। और ईरान अब जिस तरह इसमें से विजेता बन के निकला है, तो ईरान के रणनीतिकार ये जरूर सोच रहे होंगे कि आने वाले कुछ सालों में क्यों ना हम भी दुबई जैसी कोई सिटी यहां तैयार करें और विदेशी निवेश लाएं, तो फिर उसके बाद कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से अब एक नेगोशिएटेड मार्केट बन चुका है दुबई। क्या आगे ये फिर से उठेगा, वहां के शेख को भी नहीं पता। कोशिश वो पूरी करेगा, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया मैंने आपके लिए जानकारी से परिपूर्ण ग्राफिक बनवाया है। इसमें आप राइज ऑफ यूए इन दुबई की कहानी पूरी पढ़ सकते हैं। आज का मटेरियल आप डाउनलोड कर लें, नीचे डाउनलोड लिंक दी है। और अगर आप हमारे मेंबर नहीं हैं तो ज्वाइन का बटन दबा के मेंबरशिप के 5 लेवल देख लीजिए। ये लेवल 3 में चलता है हमारा, 3, 4, 5 आप ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले मंडे को हम इन पूरे के पूरे लेवल्स को पूरी तरह से बहुत अच्छा नया फ्लेवर और अपग्रेड भी करने वाले हैं। ज्वाइन कीजिएगा, आपको फायदा होगा। तो 1970 से पहले की ट्राइबल इकोनॉमी धीरे धीरे यूएई 71 में 7 एमिरेट्स के साथ बनता है, और तेल मिलने के बाद पूरी कहानी बदल जाती है। और फिर उसके बाद तो जो हुआ वो आपके सामने है।
भारतीयों को दुबई से बहुत मोहब्बत है, और क्योंकि ये सिर्फ 3 घंटे की दूरी पे है, रिटर्न बड़े अच्छे मिल जाते हैं। 6 से 9% तक रेंटल यील्ड, 2 से 3 से 4 भारत में है तो डबल हो गई, और लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह। तो काफी भारतीय वहां शिफ्ट हो चुके हैं बड़े बड़े विलास ले लेके। प्यारे दोस्तों, ये वहां की प्रमुख रहने की जगह है, और ये यूएई का साइज है। बहुत बड़ी इकोनॉमी तो नहीं है, छोटी सी ही है यूएई, लेकिन भारत के साथ व्यापार काफी बड़ा है, और मोदी के साथ व्यक्तिगत रूप से शेख की एक भाई वाली दोस्ती है। मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। ईरान वॉर ने पूरा खेल बदल के रख दिया। इसमें एक सिंपल सी सच्चाई मैं आपको बता दूं, यूएई पूरी तरह एंटी ईरान है। मोहम्मद बिन जायद चाहता है कि ईरान नष्ट हो जाए, ईरान को यह पता है, और यूएई से जितनी मिसाइलें और ड्रोन्स चले और फाइटर जेट्स चढ़े उतने और किसी भी जीसीसी के देश से नहीं। तो यह शत्रुता समाप्त होने वाली है ही नहीं, और आने वाले समय में निवेशकों को इन सब चीजों का पूरा पूरा एक ध्यान रखना ही होगा। तो ये एक बड़ी स्टोरी है। बात सिर्फ रियलिटी मार्केट की नहीं होती। आप जब एक रियलिटी की बात करते हैं तो आपको दूसरी 10 चीजों पे बात करने का मौका मिलता है। तो जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ें, अपने ज्ञान के लिए, परीक्षा के लिए, जीवन के लिए, बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, स्वयं के विकास के लिए, कोशिश करें 360 डिग्री में चीजों को देखने की कोशिश करें, दूसरे के नजरिए से कोशिश करें। भले ही आप एग्री ना करें, डिसएग्री करने के भी शालीनता पूर्वक तरीके हो सकते हैं, कोशिश किया कीजिए। आइए आज का दूसरा अपडेट देख लेते हैं। एफपीआई फॉल इन लव विद इंडियन डेट फॉर नाउ। हम सभी जानते हैं कि एफपीआई भारत टैक्सेशन और दूसरे मार्केट्स के अट्रैक्टिव हो जाने की वजह से और रुपए के टूटते जाने की वजह से काफी बुरी तरह से भारत छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। सरकार भी इस बात को जानती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिस्क बहुत बढ़ गई, हमें डॉलर्स का इनफ्लो भी चाहिए और आउटफ्लो कम से कम करना है। इसलिए सरकार ने आनन फानन में कुछ डिसीजन लिए। तो डेट मार्केट में एफपीआई अभी टेम्पररीली 40,000 करोड़ लेकर जून में वापस आ गए, क्योंकि सरकार ने टैक्सेशन में रिलीफ दे दी। ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में भारत का वजन बढ़ा, तो कुछ तो उनके मैंडेट में लिखा रहता है कि इन इन इंडाइसेस में अगर कोई भी है तो वहां निवेश कंपलसरी है, तो कुछ पैसा वहां से भी आया। इस वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को सपोर्ट मिला, बॉन्ड की डिमांड को मिला। लेकिन ये हॉट मनी है, ये रातों रात पलटता है, और ये बात स्टॉक मार्केट से ज्यादा कौन जानता है। तो ये जो विदेशी निवेशक हैं एफपीआई, इन्होंने जून में सरकारी प्रतिभूतियां काफी खरीदी, 40,000 करोड़ तक। अगस्त 2024 के 22,000 करोड़ से ये ज्यादा हो गया है। तो एक थोड़ा सा बेसिक जी के स्टैटिक नॉलेज भी पैरेलल जरूरी है भैया। फॉरेन एंटिटीज जो भारत में स्टॉक में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, स्टेट लोन्स में, कमर्शियल पेपर में निवेश कर सकती हैं कानूनी रूप से। और क्यों आएंगी वो? अगर विकसित देशों के सापेक्ष उनको यहां बढ़िया रेट मिलेगा तो आ जाएंगी, और आती हैं। भले ही रुपया लगातार गिर रहा है, जिनसे उनके डॉलर रिटर्न्स कम हो जाते हैं। हर बार रुपया जैसे ही गिरता है तो ये लोग जो डॉलर लेके आते हैं और घर जाएंगे तो डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाएंगे, तो उनके रिटर्न्स अपने आप गिर जाते हैं। उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन रुपया गिरा इसलिए उनके रिटर्न गिर गए, इसलिए वो भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उनको वहां अपना परफॉर्मेंस डॉलर्स में दिखाना होता है। तो रुपए का डिप्रिसिएशन एफपीआई के लिए एक माइनस हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए आते हैं लोग, भारत के स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स को देखकर आते हैं लोग, वगैरह वगैरह। और ये कैसे काम करता है? ग्लोबल जो भी इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल होते हैं, वो सबसे पहले रजिस्टर कराते हैं, अपना पैसा डॉलर में लाते हैं, भारत के बैंक में डालते हैं, वहां रुपए में कन्वर्ट होता है, भारत में निवेश होता है, कन्वर्ट होता है डॉलर में, घर वापस जाता है। इस तरह से रिपैट्रिएशन चलता है। बाकी की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। ये पूरा का पूरा इन्फोग्राफी की 1 घंटे का लेक्चर है, वो हमारे स्कोप के बाहर है, लेकिन मैं आपको ज्यादा हमेशा देता हूं, क्योंकि जो सिंसियर स्टूडेंट है मटेरियल डाउनलोड करेगा तो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो जीवन में आगे बढ़ेगा, जीवन में आगे बढ़ेगा तो भारत माता की सेवा करेगा, भारत माता की सेवा करेगा तो बाद में स्वर्ग में 1 करोड़ साल रहने का उसको सुख मिलेगा। गरुड़ पुराण में चैप्टर 82 वर्स 86 में लिखा हुआ है। इसमें सरकार ने जो टैक्स रिलीफ दी, एफपीआई को उससे फायदा हुआ। इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेन्स में एग्जेम्पशन मिला था। फुली एक्सेसिबल रूट के तहत ये आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को सिलेक्टेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने की परमिशन होती है। इंडियन बॉन्ड्स इसलिए अट्रैक्टिव हैं, अभी उनकी यील्ड्स डेवलप मार्केट से ज्यादा चल रही है। ये अपने आप में पूरा चैप्टर होता है, बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड की जो फेस प्राइस होती है और जो उसका पूरा का पूरा यील्ड होता है वो कूपन रेट से अलग होता है। एक बार सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड आ गया तो उसकी मार्केट प्राइस उसकी ऊपर नीचे हो सकती है। एवरी टाइम द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड ड्रॉप्स द यील्ड राइजेस, एवरी टाइम द प्राइस ऑफ द बॉन्ड राइजेस इन द मार्केट द यील्ड ड्रॉप्स।
उसके ऊपर हमने अलग से सैंडीज इकोनॉमिक क्रैकर में सेशन लिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये जो इन्फ्लोज आ रहे हैं उससे रुपए को टेम्पररी सपोर्ट तो मिलता ही है, क्योंकि डॉलर अंदर आता है तो रुपया मजबूत होता है। रिस्क ये है कि एफपीआई के डेट फ्लोज हैं तो अल्टीमेटली पोर्टफोलियो, ये कोई एफडीआई तो है नहीं। अगर अमेरिका में यील्ड बढ़ गए, या अचानक से तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई, या ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट बिगड़ गया, तो ये पैसा फिर से बाहर भाग खड़ा होता है। अभी के लिए अच्छी बात है जून में कि वो आ गया है। बड़ी बात यह है कि भारत का बॉन्ड मार्केट धीरे धीरे और ग्लोबल होता जा रहा है। देखिए, बॉन्ड मार्केट दुनिया का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। अखबारों में छपता नहीं इसके बारे में, लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट सेंसेक्स उठा लुढ़का यही चलता रहता है। बॉन्ड मार्केट शांति से पर्दे के पीछे काम करता रहता है, और बड़ी बड़ी सरकारों को निकल जाने की ताकत बॉन्ड मार्केट में होती है, क्योंकि सरकारें जो कर्ज उठाती हैं वो सारा बॉन्ड मार्केट से उठाती हैं। समझ में आ गया? बहुत बड़ा टॉपिक है ये। आज की तीसरी खबर, प्रोजेक्ट चीता भारत का काफी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लाया गया था, और ये जो चीता प्रोजेक्ट आया था ये प्रधानमंत्री मोदी का एक पेट प्रोजेक्ट हम एक तरह से मान सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या, एक सिंबॉलिक री इंट्रोडक्शन के रूप में इसको पहले शुरू किया गया मान सकते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंट में तब्दील हुआ, ऐसा भी मान सकते हैं। ऑफिशियली सरकार क्या कहती है कि हम एक सेल्फ सस्टेनिंग मेटा पॉपुलेशन चाहते हैं 60 से 70 चीतों की, और कूनो और गांधी सागर इसमें सेंट्रल हैं। एक स्पीसीज जो एक समय भारत में विलुप्त घोषित कर दी गई थी, उसे ब्रीडिंग और सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन के रूप में वापस लाने का एक गोल है। इस प्रोजेक्ट की काफी आलोचना भी हुई है। इस प्रोजेक्ट को लेके यह भी कहा गया है कि इसको जबरदस्ती ऐसी जगह इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जहां इसका नेचुरल हैबिटेट है ही नहीं, तो ये सारे मर जाएंगे। दोनों तरह से सरकार का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें ये सारे फायदे मिलेंगे ये करने से, रिस्टोरिंग ग्रासलैंड, बूस्टिंग बायोडाइवर्सिटी, ब्ला 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 ब्ला। और कौन सी ये हैं कि जिन हालातों में इन्हें लाया जा रहा है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट का है, एडेप्टेशन की प्रोसेस इनकी बहुत लंबी हो जाती है। दोस्तों, बिग कैट्स की फैमिली में टाइगर, लायन, जैगुआर, लेपर्ड, चीता, स्नो लेपर्ड ये सब आते हैं। सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, सबका अपना फिजिकल लुक, साइज, फील, सोशल बिहेवियर एकदम एक दूसरे से अलग होता है। टाइगर सॉलिटरी होता है, लायन सोशल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कूनो नेशनल पार्क जो है मेन लर्निंग साइट है इस पूरे प्रोजेक्ट की। इसमें बहुत दिक्कतें भी हैं, अडेप्टेशन की, हंटिंग बिहेवियर की, बर्थ डेथ की बहुत रिपोर्ट आती भी रहती हैं, फिर कई बार रिपोर्टें नहीं भी आती हैं। बहुत सारे कप्स की रिपोर्टें हमने अखबारों में पढ़ी कि भारतीय भूमि पर जो चीते हैं उनसे जो कप्स पैदा हुए, और मुखी जो कि मदर टू 5 कप्स बनी। ब्रीडिंग अगर होती है तो मतलब एडेप्टेशन हो गया है सर्वाइवल के आगे जाकर। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब अगली बड़ी साइट बनाया जा रहा है कूनो के बाद। एक आइसोलेटेड चीता पॉपुलेशन रिस्की होगी, लेकिन इसके अंदर अगर एक मेटा पॉपुलेशन मॉडल बनता है तो रिस्क लैंडस्केप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस तरह से इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। आने वाले समय में क्या ये वाकई सफल हो पाएगा, इस पर आपकी क्या राय है बताइए। आपके पास और अलग जानकारियां क्या हैं वो बताइए। बिग कैट की जो फैमिली होती है इसकी बेसिक जानकारियां अपने पास रखिए। अफ्रीका के बड़े बड़े घास के मैदानों में जितनी भी बिग कैट्स हैं वो सब एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। लायन को मौका मिलता है हर मौके पे वो लेपर्ड्स को भी मारते हैं, चीतों को भी मारते हैं, उनके बच्चों को प्रायोरिटी पे मारते हैं। तो प्रेडेटर्स में आपस में बहुत जबरदस्त खूंखार एवोल्यूशनरी रेस चलती रहती है। आज की चौथी खबर, प्यारे दोस्तों, वेनेजुएला में बहुत ही भयानक अर्थक्वेक 7 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का आया है। हम जानते हैं कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो इंटेंसिटी रिक्टर मोमेंट स्केल की होती है 7, और ये लोगरिथमिक स्केल है तो 10-10 गुना बढ़ता है हर आंकड़े पे, 1 2 3 4 आगे बढ़ते जाते हैं तो, और 7 तो यानी भयानक विनाशकारी आप मान लीजिए। वेनेजुएला अभी अभी 7 के ऊपर के मैग्नीट्यूड से हिट हुआ, तो उससे जो नुकसान होना था वो बिल्कुल हुआ, क्योंकि इसमें तो बच पाना वाकई बहुत मुश्किल होता है। कितना भी आप रेजिस्टेंट आर्किटेक्चर क्यों ना यूज करें जैसे जापानी लोग यूज करते हैं, टेक्टोनिक प्लेटों के मूव करने से अर्थक्वेक होते हैं। लेकिन जब टेक्टोनिक प्लेटें चलती हैं तो उनके बीच के जो अपभ्रंश होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, कई बार वो बरसों तक लॉक्ड पड़े रह जाते हैं और फिर अचानक एक दिन मूव करते हैं। जब स्टोर्ड स्ट्रेस एक्सीड्स द फ्रिक्शन
तो रॉक स्लिप हो जाते हैं और साइज्मिक एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम अर्थक्वेक के रूप में महसूस करते हैं। और इस तरह उसका एक एपिसेंटर होता है और फोकस होता है, जिसे हाइपोसेंटर कहते हैं। तो ये बड़ी बड़ी चट्टानी स्लैब्स जिससे पृथ्वी का पूरा ढांचा बना हुआ है, एटलीस्ट जो क्रस्ट बना हुआ है, वहां पे ये सब क्रिएट होता है। प्यारे दोस्तों, वेनेजुएला वल्नरेबल इसलिए है क्योंकि जहां कैरिबियन की टेक्टोनिक प्लेट साउथ अमेरिका की प्लेट से घर्षण करती है, ये वहां पे बना हुआ है। तो ऐसी प्लेट बाउंड्री जोन्स पर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक बहुत ही लाजमी होता है। नेपाल भी इस मामले में अनलकी है, क्योंकि जो पूरी इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट है वो नेपाल के बीचों बीच से गुजरती है, जहां पे भारत की प्लेट आके 6.5 करोड़ साल पहले मेडागास्कर से कट के चलती 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 तेजी से आई और लॉरेशिया में टकराई थी। और जब वो टकराई थी तो हिमालय बने, जो सबसे यंग माउंटेन से 5 करोड़ 5.5 करोड़ साल की उम्र के, अरावली 150 करोड़ साल पुराने हैं, बहुत पहले बने थे। और जब वो बने तो वो जो फॉल्ट लाइन है वो नेपाल के बीचों बीच से गुजरती है। तो सबसे खतरनाक भूकंप वहां पर आते ही रहेंगे, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैग्नीट्यूड अलोन से डिस्ट्रक्शन डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि डेप्थ, डिस्टेंस, सॉइल, बिल्डिंग क्वालिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, अब अगर कहीं आबादी ही नहीं है तो नेचुरली वहां डिस्ट्रक्शन भी मिनिमल ही होगा, और किसी शहर में ही हो गया तो फिर हजारों लोग मारे ही जाएंगे। शैलो क्वेक नियर अ सिटी कैन बी मोर डेडली देन अ स्ट्रॉन्गर क्वेक इन अ रिमोट एरिया। 2 शॉक्स एक साथ आए थे वेनेजुएला में, इसको डबल इंपैक्ट अर्थक्वेक कहते हैं, और इसमें लोग बच के निकल पाए उसके पहले ही दूसरा शॉक आ जाता है, तो फिर इसमें बहुत दिक्कत होती है। आफ्टर शॉक्स जो अर्थक्वेक के बाद एक आते चले जाते हैं, क्रस्ट अपने आप को मेन रप्चर के बाद एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ह्यूमन माइंड कैन नॉट इमेजिन द स्केल एट विच दीज थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग। ये भी डेंजरस हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें पहले डैमेज हो गई हैं, ये आफ्टर शॉक्स में वो पूरी तरह कोलैप्स हो सकती है, और किसी को पता ही नहीं कि आफ्टर शॉक कब आएगा। हालांकि अब तो साइज्मिक इंस्ट्रूमेंट बहुत एडवांस हो गए और जियोलॉजिस्ट मिनट मिनट की खबर रखते हैं, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी में हर चीज को ट्रांसलेट कर पाना वार्निंग में रियल टाइम में बहुत कठिन काम होता है, एडवांस सोसाइटीज में भी। एग्जैक्ट अर्थक्वेक प्रेडिक्शन एक इम्पॉसिबल आर्ट है। हजार्ड मैपिंग हो सकती है, अर्ली वार्निंग हो सकती है, सब हो सकता है, लेकिन इस दिन इतनी बजे आएगा ये तो कोई ज्योतिषी बताएगा, जो कि हमेशा गलत ही बताएगा। लेकिन विज्ञान ब्रॉड बता सकता है, क्योंकि प्लेटें कब चलेंगी ये किसी को नहीं पता है, और हो सकता है कभी चले ही नहीं, सबसे ज्यादा फॉल्ट प्रोन एरिया में भी। तो अर्थक्वेक नेचुरल इवेंट्स हैं, जब से पृथ्वी बनी है तब से ये आते ही रहे होंगे, एटलीस्ट टेक्टोनिक प्लेट बनी तब से। डिजास्टर्स ह्यूमन सिस्टम्स पे होते हैं, हम चाहें तो मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, और हर गुजरते साल के साथ ये साइंस एडवांस होता जा रहा है। बाकी तो फिर ज्योग्राफी और जियोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है उनको इस बारे में ज्यादा जानकारी है। दोस्तों, आप हमारे डेटाबेस से जुड़ जाएं, मोबाइल कैमरे को इस पर सेट करेंगे, एक लिंक खुलेगी, सिंपल अपना एक ईमेल आईडी उसमें दें, तो हमारी टीम हफ्ते में 5 बार शाम को एक अपडेट भेजती कि लेटेस्ट हमने क्या क्या रिलीज किया है, ताकि आप कुछ मिस ना करें। धन्यवाद। अब हम आते हैं आज के 5वें अपडेट पे। ये वीडियो हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज का 39वां वीडियो रिलीज हो रहा है फ्री इंटरनेट पे सबके लिए, बढ़िया पढ़िए और हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करने का डिसीजन लीजिए, नीचे ज्वाइन का बटन है, और 7वां हमारा सेशन है फ्री। ईरान ने भारतीय प्रधानमंत्री को इमाम अली खामेनेई सीनियर, जिनकी हत्या इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को कर दी, उनके मल्टी डे फ्यूनरल में इनवाइट किया है। भारत के लिए ये एक बहुत ही स्टिकी सिचुएशन है, क्योंकि भारत का अलाइनमेंट इजराइल और यूएई के साथ है, जो दोनों के दोनों ईरान को नष्ट होते देखना चाहते हैं आज भी, और ईरान इस बात को जानता है। तो ईरान ने मोदी जी को अयातुल्ला खामेनी की फ्यूनरल में बुलाया है। भारत एक बहुत डेलिकेट सिचुएशन में है, इस बात की संभावना कम है कि मोदी जाएंगे, किसी और को ही भेजा जाएगा, क्योंकि मोदी का जाना यानी इजराइल और यूएई के लिए बहुत ही नकारात्मक संदेश होगा। हो सकता है मोदी चले जाए, मुझे नहीं पता, संभावना बहुत कम बताई जा रही है। भारत के लिए दिक्कत अब यह हो गई है कि ईरान ने खेल का रुख पलट दिया, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। नहीं तो 2 दिन पहले युद्ध शुरू होने के मोदी वहां जाके टेंसेट में एक मेडल वगैरह नहीं लेते। इजराइल, अमेरिका, गल्फ के पार्टनर्स, चाबहार, एनर्जी, इंडियन सिटीजन इन वेस्ट एशिया, इन सबको बैलेंस करके चलना है। इन द बेस्ट ऑफ द टाइम दिस वुड हैव बीन द चैलेंज, एंड वी एक्चुअली आर लिविंग इन द वर्स्ट ऑफ द टाइम। दोस्तों, मेरी ग्लोबल अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, संदीप मानोदन सैंडी चैनल पे, उसमें 59 सेशंस हो चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वो प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, और 1 से लेके 59 अभी जो है नए नए वीडियोस आते रहते हैं,
पूरा एक बार देख डालिए, आपको एक बहुत अच्छा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ग्लोबल डिसऑर्डर पे मिलेगा, जिसमें अब दुनिया जा चुकी है, लंबे समय तक रहने वाली है उसमें। तो ईरान ने भारत को बुलाया है, इनवाइट किया है, क्योंकि ईरान जानता है भारत की ताकत क्या है, और ईरान चाहेगा कि भारत से अच्छी मित्रता हो तो गल्फ में ईरान की स्थिति मजबूत हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। ईरान के बहुत लंबे भारत के साथ रिश्ते रहे, और भारत के लिए चाबहार, सेंट्रल एशिया में एक्सेस, एनर्जी के लिए ईरान का बढ़िया तेल सस्ते में, रुपए में ये मिलना, और रीजनल कनेक्टिविटी, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। अब पुरानी दुनिया और नई दुनिया 4 महीने में कैसे बदली, 28 फरवरी के पहले यह कहानी थी। चारों तरफ इजराइल का रुतबा चलता था, दबदबा चलता था, ईरान की तो बात ही नहीं होती थी, सिवाय यह कि कुचल दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, सैंक्शंस लगा दिए। और अरब स्टेट्स, इब्राहिम अकॉर्ड, इजराइल से दोस्ती शायद हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। आज हम यहां बैठे हैं, युद्ध समाप्त हो चुका है होपफुली, और ईरान अचानक से उठ के खड़ा हो गया, और इजराइल से अमेरिका दूर होता चला जा रहा है, और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान के करीब आ जाए, वगैरह वगैरह। ये सब किसी ने पहले सोचा ही नहीं था। अरब देशों की हालत खराब हो गई, अब उनको सबके साथ बैलेंस करके चलना है, और इसका मतलब अरबों डॉलर इनकी जेब से ढीले हो जाएंगे। भारत की पूरी फॉरेन पॉलिसी इस क्षेत्र में बहुत डेलिकेटली बैलेंस चलती रही है। तो मैंने इस इंफोग्राफिक में भारत के हर देश के साथ रिश्तों को अलग अलग समझा दिया। आज का आप ये मटेरियल डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको पढ़िएगा। ये तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा मटेरियल लगातार देते रहें, ताकि जो सिंसियर स्कॉलरली स्टूडेंट्स हैं उनको सब एक जगह मिल जाए। ये टाइमिंग बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अभी हमने वेनेजुएला का अर्थक्वेक देखा, टेक्टोनिक प्लेट्स का घर्षण है ना, एपिसेंटर हाइपोसेंटर। तो ये ग्लोबल अफेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स का घर्षण हो रहा है, और एक नया सिस्टम क्रिएट हो रहा है। और जैसा कि कहा गया, the old is dying and the new struggles to be born, this the time for monsters। तो प्यारे दोस्तों, भारत अब क्या सिग्नल देगा ये हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल मल्टी अलाइनमेंट की हमारी नीति चल रही है, और इसमें पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल उदय के बाद, सिंदूर के बाद, और ईरान के अचानक उठ के खड़े हो जाने से बहुत ज्यादा जटिलता इंट्रोड्यूस हो गई है। अगले 1 साल में आप ये देखिएगा, और इसमें बहुत शांति से, ठंडे दिमाग से चीजों को हैंडल करने की अब आवश्यकता रहेगी। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट थ्रेड में शालीनता से रखिएगा। दोस्तों, आते हैं छठी खबर पे। ईरान प्रपोजेस पैन इस्लामिक वर्ल्ड यूनिटी। अब जो हालात बदले, तो ईरान ने आपदा में अवसर कर लिया है। आपदा में अवसर पैन इस्लामिक वर्ल्ड यूनिटी के लिए राष्ट्रपति पेजेशकियान ने तो अपील ही कर डाली, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भैया अब ये टेक्टोनिक प्लेट तो हिलने लग गए, और अब मौका है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो उन्होंने अपने भाषण में भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि मुसलमान देशों को एक हो जाना चाहिए, आपसी झगड़े भुला के हम अगर एक हो जाएंगे तो एक स्ट्रांग आर्क ऑफ पावर क्रिएट किया जा सकता है। ये जो एक दिवा स्वप्न है, डे ड्रीम, ये बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स ने पहले भी देखा है, लेकिन इस्लामिक देशों में कभी भी एकता नहीं हो पाती। सेक्टेरियन डिवीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या तो शिया सुन्नी हो जाएंगे, या सुन्नी अहमदी हो जाएंगे, या कुछ, और फिर वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है। या तो नेशनल इंटरेस्ट है, जिसके पास तेल है, वो जिसके पास नहीं है उसको वो कुछ मानता ही नहीं है, तो उसमें भिड़ जाते हैं। या तो गल्फ के 6 देशों के आपसे संघर्ष अलग ही चल रहे हैं, और या तो एक्सटर्नल अलायंसेस, जहां नहीं होता वहां इसराइल घुस के बिगाड़ देता, अमेरिका। तो ये इतना आसान नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स दे विल बी वन, नॉट एट ऑल। ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक। ईरान लेकिन ये गेम खेलने की कोशिश कर रहा है कि हम एक मुस्लिम ब्लॉक बनाएं, और ये धर्म के परे जाके उनकी कोशिश है कि अब जब वो आइसोलेशन से बाहर आ रहा है, सैंक्शंस खत्म हो रहे हैं, तो वो तुरंत लीडरशिप में आना चाहता है, और वो ये चाहता है कि अगर ये मेरे साथ एलाइड नहीं हो सकते तो कम से कम शत्रु ना रहें, न्यूट्रली हो जाए। उसमें ही ईरान का बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल उदय हो जाएगा, और ये उन्होंने बहुत सोच समझ के अपील की है। इसमें कुछ कंसर्न्स इस्लामिक यूनिटी में वेल शेयर्ड हैं, जैसे कि फिलिस्तीन का, वेस्टर्न मिलिट्री पावर से सभी परेशान हैं, रीजनल इनसिक्योरिटी का। लेकिन इस शेयर्ड सेंटिमेंट का भी मतलब नहीं कि अपनी हिस्टोरिक सारी राइवलरीज भूल के अल्लाह अकबर बोलते हुए कल को सब गले मिल लेंगे, ऐसा होता नहीं है।
हम ये देख चुके हैं पिछले 70-80 सालों में, इट डजंट हैपन दैट वे। सुन्नी शिया डिवाइड सबसे बड़ी बात है, लेकिन अगर आप रूलर्स को छोड़ दें तो जो आम जनता है, अगर वो सुन्नी भी है, उन्होंने जिस तरह ईरान को अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड माइट से लड़ते हुए देखा, बिना डरे बिना झुके, उसने सुन्नी आबादी को बहुत मोटिवेट किया। और वो सब ईरान के फेवर में बोलते हैं, सुन्नी रूलर्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनकी तो मोनार्की है, उनको तो अपने पैलेसेस बचाने हैं। जनता बोलने लग गई है, और ये वहां के रूलर्स के लिए बहुत डरावनी बात है एक्चुअली। और दोस्तों, बाकी फिर इसमें यूएस, चाइना, रशिया, यूरोप के साथ सबके अपने अपने हैं, ईरान के अपने रिश्ते उसके साथ अलग हैं। तो ये अब आने वाले समय में, अगले 5 साल में, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डायनामिक ग्लोबल अफेयर्स में आने वाला है ईरान के उदय की वजह से। और इसकी वजह से कौन से नए अब रिश्ते बनेंगे और उसका इजराइल पर क्या असर आएगा, क्या अगला वॉर फिर होगा, किसी को नहीं पता। वैसे इजराइल चुप नहीं बैठेगा किसी भी हालत में। अभी तो ठीक है, टेम्पररी लेबनान में शांत हो जाएगा, हो सकता थोड़ा पीछे भी हट जाता, पर वो तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इजराइल गोज हैमर एंड टोंग्स अगेन। फिर ईरान भी मारेगा। अब ईरान चुप तो रहने वाला नहीं है, सब कुछ गवा दिया उसने, तो इकोनॉमी तो तबाह हो ही गई, लीडरशिप बर्बाद हो गई, लेकिन युद्ध जीत गया, तो अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं। आज की 7वीं खबर, नीट का रीटेस्ट तो हो गया, बच्चों ने सवाल तो हल कर लिए, लेकिन नीट के सवाल कहां हल हुए। हमारा जो एक इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हम देख रहे हैं, वो पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और ब्रॉडर लेवल पे नागरिकों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। हम ये देख रहे हैं कि पेपर सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ गए, स्टूडेंट स्ट्रेस और आत्महत्याओं का दौर चला, और उस पर किस तरह से जवाबदेही नहीं है, यहां तक कि सेंटीमेंट्स का भी अभाव है वो देखा। डिजिटल मिस इंफॉर्मेशन, टेलीग्राम के अनेक लफड़े और ट्रस्ट इन एग्जाम इंस्टीट्यूशन, ये वो बेसिक पिलर्स होते हैं जिस पे समाज खड़ा होता है। अगर एक 17, 18, 19 साल की लड़की और लड़के के मन में ये आता है कि ये सब क्या चल रहा है, एंड दे सी अ वेरी कोल्ड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स, इट इज नॉट गुड फॉर सिटीजनशिप वर्च्यू इटसेल्फ। लॉन्ग रन में इसका इंपैक्ट बहुत नेगेटिव होता है देश के लिए। अब इसके लिए तो सियासतदान ही जिम्मेदार है ना। नीट बहुत ही हाई स्टेक एग्जाम है, क्योंकि आप जानते ही हैं पूरा मेडिकल एजुकेशन इस पर टिका हुआ है, और इसको लेके इतना घोटाला बार बार होता आया कि लोग घबरा गए, क्रेडिबिलिटी लूज होने की बात होने लग गई। तो फिर एक पैन इंडिया हमने एनटीए बनाया ही क्यों, और एनटीए में किसी को कभी सजा मिलती नहीं, एट द मोस्ट छोटा सा ट्रांसफर हो जाता और अगले दिन वो अगले पद पर दिखाई देता मस्ती में। कोई गिरफ्तारियां नहीं होती, किसी को सर्विस से डिसमिस नहीं किया जाता, कोई जेल नहीं जाता, कहीं करोड़ों के फाइन्स नहीं लग रहे। तो जनता देख रही है ना कि होता क्या है, सजा एक को भी नहीं मिलती। तो अगर सजा ही नहीं है, रेजिग्नेशन ही नहीं है, त्यागपत्र ही नहीं है, तो जीरो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। इफ देर आर नो रेजिग्नेशंस, देर इज नो अकाउंटेबिलिटी। अगली बार फिर वही होगा, बल्कि उससे बुरा होगा, क्योंकि अगली बार उनको पता है कि छुपाना क्या क्या है। मैंने कड़वी बातें बोली है, कुछ लोगों को बुरी लग सकती हैं। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयाना, येन क्रमन्ते ऋषि हृदयाप्त कामा, यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। तो मुंडक उपनिषद ये सिखाता है, इसलिए आप भी सच बोलने की हिम्मत रखा करें। टेलीग्राम हमें ये सिखा के गया है कि भैया अब इसमें इंफॉर्मेशन और उससे जुड़े जुडिशियल एंगल कितने बड़े हो गए। फिर हेवी सिक्योरिटी आई, सब आई, लेकिन अल्टीमेटली बात है इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की। और शिक्षा सिर्फ एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स देख रहे हैं। देश खड़ा रहता है इंस्टीट्यूशंस पे। अमेरिका में इतने गड़बड़ चल रही है ट्रंप की वजह से, फिर भी इन्वेस्टर वहीं भागता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एट द एंड ऑफ इट द इंस्टीट्यूशंस हैव स्टिल नॉट कोलैप्स्ड। तो मैंने बातों बातों में एक सिग्नल दिया है, बाकी आप समझिए, आप समझदार लोग हैं। आइए आज की 8वीं खबर पे चलते हैं। टेलीग्राम का बैन और इंफॉर्मेशन शब्द का अर्थ। अब इसी से जुड़ी खबर है तो मैंने यहीं जोड़ दिया इसको। दोस्तों, बहुत ही जटिल कानून और इससे जुड़े बहुत जटिल मसले सामने निकल कर आ रहे हैं। टेलीग्राम को कई दिनों के लिए भारत में बैन किया गया सेक्शन 69 आईटी एक्ट के तहत। सरकार पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर देती है। करोड़ों लोग जो उसको यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, उनके राइट्स खत्म रातों रात। सो द गवर्नमेंट कैन डीमोनेटाइज योर कम्युनिकेशन राइट्स विथ जस्ट वन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। यह बहुत डरावनी बात है,
कि सरकार पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकती है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन को जस्टिफाई भी कर दिया कि नहीं ठीक है, ये लिमिटेड है, प्रोपोर्शनेट है। जिन्होंने अपील की थी कि ऐसा नहीं है, उनका कहना था कि ये डिसप्रोपोर्शनेट है। सेक्शन 69 है, ये ताकत देता है पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर। सवाल यह है कि क्या इसका लिमिटेड यूज सरकार करे, स्पेसिफिक चीजों को ब्लॉक, या पूरा टेलीग्राम को ही ब्लॉक कर दो। आज के इस डिजिटल युग में क्या वाकई ऐसा किया जाना उचित है? इंफॉर्मेशन, डेटा, मैसेज, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, कोड, प्रोग्राम, डेटाबेस, सब कुछ आता है। टेलीग्राम के इस मामले में जुडिशियल आर्ग्यूमेंट्स कि क्या एक प्लेटफॉर्म को ही एक लार्जर इंफॉर्मेशन सिस्टम माना जा सकता है, यह है मेन डिबेट। आप समझ गए? सरकार ने एग्जाम की आड़ में कहा कि भाई टेलीग्राम ही अड्डा है इन सब चीजों का, तो टेलीग्राम को तो हम कर रहे हैं बंद। टेलीग्राम ने अपना वकील लगाया कि भाई आप हमारे लॉफुल यूजर्स के क्यों हाथ पांव काट रहे हैं इसमें, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इसको यूज करते हैं जिनका कोई एग्जाम से लेना देना तक नहीं है। लेकिन टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन सही है, ये जज साहब ने बोल दिया, और उसके फिर तर्क वितर्क जो है सारे दिए गए। सवाल यहां सिर्फ ये है कि कल को अगर व्हाट्सएप को यूज करके कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का पेपर, एग्जाम का पेपर हो गया लीक और ये साबित हो गया, तो क्या भारत में व्हाट्सएप को बैन करेंगे 5 दिन के लिए? ये हिम्मत है किसी में? आधा भारत ही ठप हो जाएगा। फिर ऐसे तो कल को जीमेल को भी ब्लॉक करने की बात हो। तो ये बहुत सब्सटेंटिव इश्यूज हैं, ये ऐसे हल्के पतले इश्यूज नहीं है। एक शब्द में सवाल है समानुपातिकता का, यानी प्रोपोर्शनैलिटी का। हमेशा याद रखना, कानून में किसी भी तरह की कार्रवाई, उसके पीछे एक लॉफुल पर्पस होना चाहिए, रैशनल कनेक्शन होना चाहिए, लिमिटेड स्कोप होना चाहिए और सेफगार्ड्स होने चाहिए। नहीं तो कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी पॉलिटिशियन कल को बोल देगा व्हाट्सएप 6 दिन के लिए बंद कर रहे हैं हम, वो जेई का पेपर लीक हो गया। ये तो तरीका ही नहीं है। इट्स ए कंप्लीटली डिसप्रोपोर्शनेट वे, क्योंकि आप आसान रास्ता ढूंढ रहे हो, आप एक्चुअल असली बीमारी की जड़ में जा ही नहीं रहे हो। लंबा डिबेट है, तो मैंने सोचा आपको इससे जुड़ी सारी जानकारियां दे दूं। बहुत बड़ा है, तो 1 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। आज की नवी खबर पर आते हैं। कौन है भारत का नागरिक? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? प्यारे दोस्तों, गजब की डिबेट चल रही है। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी हाल ही में कहा कि भैया पासपोर्ट जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और ऐसा सालों से है। और ठीक है ना, ये तो पता है सालों से है, लेकिन ये भी तो पता है ना कि जैसे ही मैंने किसी अमेरिका की अगर नागरिकता ले ली, तो मुझे भारत का पासपोर्ट तुरंत सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। तो फिर पासपोर्ट क्या है? सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट? तो सरेंडर क्यों मांग रहे हो? खैर, अब ये डिबेट तो चलती रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल के लिए। बाकी आप उसको ज्यादा कुछ मत समझिए, उसमें नेशनैलिटी लिखी तो होती है, लेकिन वो कोई लीगल प्रूफ नहीं है, ऐसा सरकार बोल रही है, और ऐसा कई सालों से बोल रही है। ठीक है, आधार भी नहीं है, पैन भी नहीं है, वोटर आईडी भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है। ये सिटीजनशिप प्रूव करते ही नहीं है, ये सिर्फ आप रहते हो ये प्रूव करते हैं। तो इंडियन सिटीजनशिप 1955 के सिटीजनशिप एक्ट से गवर्न होती है। या तो आप जन्म से हैं, तो उस जन्म को आप कैसे साबित करोगे? मैं बोलता हूं मेरा जन्म भारत में हुआ, तो फिर आप एसआईआर में सारी चीजें क्यों करवा रहे हो? 50 डॉक्यूमेंट भरवा लिए मुझसे एसआईआर में, और उसमें भी मुझे 2-2, 3-3 बार जाना पड़ा। मेरा सब कुछ भारत में है, मैंने बोला ना मैं हूं भारत का, ये खत्म हो गई ना बात। अब क्या एसआईआर में आपको करना? लेकिन उसमें मल्टीपल लेवल, ये भी लाओ, वो भी लाओ, या 4 जगह साइन करो, ये क्योंकि शक से देख रहे कि तुम हो भी क्या भारतीय। तो यहां पर एक एक्सक्लूजन की प्रोसेस की बदबू आने लगती है। या तो डिसेंट से हो सकता है, या रजिस्ट्रेशन से हो सकता है, या नेचुरलाइजेशन से, या इनको 5 तरीकों से हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजनशिप को सरकार की लिस्ट में डाला है, तो पार्लियामेंट उस पर आर्टिकल 5 से 11 में ये सब तय करती है। कोर्ट्स ने बार बार ये कहा है कि डॉक्यूमेंट्स को लीगल कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा। कोई डॉक्यूमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हो, तो वो सिटीजनशिप का एडजुडिकेशन नहीं हो सकता। सरकार का कहना है कि ये तो पहले से, हमने थोड़ी बोला कि पासपोर्ट, ये तो पिछली सरकार भी बोलते हैं। ठीक है भैया, मान लिया। प्रैक्टिकल इश्यू ये है कि भारत में एक सिंपल यूनिवर्सल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है ही नहीं, और इसीलिए बार 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 नागरिकता पे शक उठाया जाता है, किया जाता है। अब ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर हम और बात करेंगे, पूरा लेक्चर बनाएंगे, बट मैंने आपको बेसिक बात बता दी। तो अगर मैं भारत में पैदा हुआ हूं और मैंने बोला कि मैं हुआ हूं और ये मेरा बर्थ, हाँ, बात खत्म हो जानी चाहिए।
लेकिन उससे जुड़ी आगे और कई बातें जोड़ दी गई हैं जिसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। छोड़िए, अब आते हैं 10वीं पे। 10वां हमारा हमेशा एआई का होता है। दोस्तों, अगर आप एआई में डे टू डे बेसिस पे बहुत शानदार लर्निंग चाहते हैं तो हमारा बिलियन होप्स का एआई का चैनल चलता है अलग से, youtube.com/billionhopes। उस पर हमारे मेंबरशिप में 5 लेवल्स हैं। आप आज के आज चेक कीजिए बिलियन होप्स पे जाके, और आप इसमें से बढ़िया मेंबरशिप लेवल खुद के लिए ले सकते हैं। अगर डे टू डे बेसिस पे एआई सीखना है तो हमारे चैनल की मेंबरशिप बिलियन होप्स की। शुक्रिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, एआई फर्म्स फिलोसोफर्स हायर कर रही हैं। हमें तो बताया गया था एआई में केवल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वाले जाते हैं। अरे नहीं बाबू, एआई कंपनियों को यह समझ में आ गया है कि वो जितनी ताकतवर मॉडल्स बना रहे हैं उसमें फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो गए हैं। कहां पे गार्ड रेल बनाना है, ह्यूमैनिटी का इंटरेस्ट किस लेवल तक देखना है, कितनी ताकत एआई को देखनी है, ह्यूमैनिटी एआई का रिलेशनशिप कैसा होगा, इनका जवाब इंजीनियरिंग और मैथ्स में नहीं है। तो भारत में जो आम सोच है कि सिर्फ इंजीनियरिंग, मैथ्स, बीटेक भी अच्छे कोर्सेस हैं, एमबीए बाकी सब बकवास है, ह्यूमैनिटी इज अ फ्रॉड, बंद कर देना चाहिए। आपको अंदाजा ही नहीं है दुनिया कहां जा चुकी है। ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट्स को सीधे कैंपस से उठाया जा रहा है एआई कंपनीज के द्वारा, क्योंकि एआई का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसके पूरी रीजनिंग, वैल्यूज, कॉन्शियसनेस, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलाइनमेंट करना, ये ह्यूमैनिटीज वाले सिखा रहे हैं। ये एसटीईएम वालों को तो पता भी नहीं होता है क्या होता है। समाज दोनों चीजों को मिलके बनता है, बैलेंस जरूरी होता है। स्टेम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ह्यूमैनिटीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बोथ कमिंग टुगेदर क्रिएट अ ब्यूटिफुल हार्मोनियस बैलेंस। नन ऑन इट्स ओन वुड क्रिएट दैट। इस बात को कभी भूलिएगा मत। आपकी क्या राय है कमेंट में बता दो। तो एआई लैब्स के लिए ना, बड़े बड़े स्टार्टअप्स और कंपनीज के लिए अब ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियर्स उनको मॉडल्स तो बना के दे देंगे, वो मॉडल में फेयरनेस, हार्म, ट्रूथ, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो फिलोसोफर ही बताएगा ना। और इसलिए एक्टिवली इनको हायर किया जा रहा है। तो मैंने सोचा ये सिर्फ आपको बात बता दूं, कई लोगों को पता नहीं थी इसलिए। बाकी आप बिलियन होप्स के हमारे चैनल पर मेंबरशिप देखिएगा, ट्राई कीजिए, 2-3 महीने आपको आनंद आ जाएगा। इतना जबरदस्त वहां पर नॉलेज का एक अलग ही फ्लो चल रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 10 टॉपिक, सबके लिए हमने फ्री में रिलीज किया। तो भैया लाइक का बटन दबा दो, आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना यार, लगे हाथों। और हमारे संदीप आनंद सैंडी चैनल के भी सारे मेंबरशिप लेवल को देख लो, अच्छा लगे तो ज्वाइन करो। आज के लिए इतना ही। अब हमारे सारे मेंबर्स के लिए सेशन 40 में हम सोमवार को भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।